कल्पना कीजिए एक ऐसा इलाका जहां सुबह की शुरुआत होती है गोलियों की आवाज से, जहां गलियों में खेलते बच्चे अचानक सन्नाटे में बदल जाती चीखें सुनकर दीवारों से चिपक जाते हैं, जहां पानी की एक बूंद सोने से महंगी है। लेकिन उसी इलाके में एक घर ऐसा भी है जिसके अंदर नीले नीले पानी का स्विमिंग पूल चमकता है, जहां गरीबी सांस लेती है और खौफ राज करता है। यही है ल्यारी, और इसी ल्यारी में पैदा हुआ एक नाम जिसने इस इलाके की पूरी पहचान बदल दी। कुछ के लिए वो मसीहा था, कुछ के लिए शैतान, और कानून के लिए एक खूनी अपराधी। उसका नाम था उज़ैर जान बलोच। आज की ये कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक बेटे की जिसने अपने पिता की लाश टुकड़ों में देखी। ये कहानी है बदले की आग जिसने पूरे इलाके को जला दिया। ये कहानी है राजनीति की जिसने अपराध को ताकत दी, और ये कहानी है उस आदमी की जिसने अपने दुश्मन का सिर काटकर उससे फुटबॉल खेला और फिर खुद सलाखों के पीछे पहुंच गया। ल्यारी, कराची का सबसे पुराना इलाका। इतिहास में जाए तो ये वही इलाका है जहां से कराची ने सांस लेना शुरू किया। मछुआरों की बस्तियां, बलूचों का परिवार, ईरान और ओमान से आए लोग, सब ने मिलकर इस इलाके को बसाया। लेकिन वक्त के साथ साथ ये इलाका विकास की दौड़ में पीछे छूटता चला गया। सरकारें बदली, नारे बदले, लेकिन ल्यारी वही रहा। टूटी सड़कें, गंदा पानी, बेरोजगारी और हथियारों का खुला खेल। यहाँ बच्चे स्कूल जाने से पहले ये सीख लेते हैं कि गोली की आवाज और पटाखे की आवाज में फर्क कैसे पहचाना जाए। यहाँ लोग पुलिस से कम और गैंगस्टर से ज्यादा डरते हैं, और यहाँ इज्जत, ताकत और जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक ही नियम है, या तो डराओ या डरो। इसी माहौल में 1970 के आसपास जन्म होता है उज़ैर जान बलोच का। उज़ैर के पिता का नाम था फैज मोहम्मद, जिन्हें पूरे इलाके में लोग प्यार से मामा फैजू कहते थे। ईरान से आया हुआ मेहनती सीधा साधा इंसान, ट्रांसपोर्ट का काम करता था, ट्रक, माल ढुलाई, बंदरगाह से जुड़ा काम। मामा फैजू कोई गैंगस्टर नहीं थे, वो सिर्फ अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देना चाहते थे। उज़ैर ने भी बचपन में कभी नहीं सोचा होगा कि वो अपराध की दुनिया में जाएगा। उज़ैर पढ़ा लिखा था, समझदार था। उज़ैर राजनीति में दिलचस्पी रखता था। उसने देखा था कि कैसे नेता चुनाव के वक्त ल्यारी आते हैं, वादे करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। उज़ैर 2001 में ल्यारी से मेयर का चुनाव लड़ता है, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर, लेकिन वो हार गया पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अबी हसन से। और उस हार ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि उसे और सोचने पर मजबूर कर दिया कि सत्ता तक पहुंचना कितना मुश्किल है और बिना ताकत के यहाँ पर कुछ भी बदलना नामुमकिन है। लेकिन असली मोड़ उज़ैर की जिंदगी में 2003 में आया, वो साल जिसने उज़ैर की पूरी दुनिया को उलट कर रख दिया। एक दिन उसके पिता अचानक गायब हो जाते हैं, घर में बेचैनी फैल जाती है, रिश्तेदार, दोस्त, हर कोई तलाश में लग जाता है। लेकिन अगली सुबह जो खबर आती है वो किसी भी बेटे के लिए मौत से कम नहीं होती। मामा फैजू की लाश मिलती है, टुकड़ों में कटी हुई। उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारा गया था, और कुछ ही देर में एक नाम सामने आता है, अरशद पप्पू, हाजी लालू का बेटा। वही अरशद पप्पू जो पहले से ही ल्यारी के अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नाम था। उसी पल उज़ैर के अंदर कुछ टूट जाता है। वो पुलिस के पास जाता है, इंसाफ मांगता है, लेकिन उसे सिर्फ खामोशी मिलती है, डर मिलता है, और पर्दे के पीछे से ये इशारे मिलते हैं कि ज्यादा सवाल पूछना उसकी अपनी जान के लिए खतरनाक हो सकता है। यहीं से उज़ैर को पहली बार एहसास होता है कि कानून सिर्फ किताबों में होता है और असली ताकत बंदूक की नोक पर होती है। इसी दौरान उसका संपर्क अपने चचेरे भाई रहमान डकैत से होता है। रहमान डकैत जो पुलिस के लिए एक आतंक था, पुलिस भी उससे डरती थी, लेकिन ल्यारी के गरीब लोगों के लिए वो एक हीरो था। एक ऐसा आदमी जो अपराध करता था लेकिन साथ साथ अस्पताल बनाता था, लोगों की मदद करता था और खुद को सिस्टम के खिलाफ खड़ा करता था। रहमान और अरशद पप्पू की दुश्मनी पहले से ही चली आ रही थी, जमीन, ड्रग्स और इलाके के कंट्रोल को लेकर। और जब उज़ैर ने अपने पिता की मौत की कहानी सुनाई तो रहमान ने बस इतना कहा कि यहाँ इंसाफ अदालतों से नहीं मिलता, यहाँ इंसाफ खुद लेना पड़ता है। और उसी पल उज़ैर बलोच ने वो रास्ता चुन लिया जिससे वापसी मुमकिन नहीं थी। अब उज़ैर सिर्फ एक दुखी बेटा नहीं था, वो बदले की आग में जलता हुआ एक सिपाही था। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, ल्यारी की गलियों में खून बहने लगा, गोलियों की आवाज आम हो गई, और हर मौत के साथ उज़ैर का नाम और डर दोनों बढ़ते चले गए। 2009 में एक और बड़ा मोड़ आता है जब रहमान डकैत एक पुलिस इनकाउंटर में मारा जाता है। स्टिल डाउन में हुई उस मुठभेड़ को सरकार इनकाउंटर कहती है, लेकिन ल्यारी के लोग उसे कत्ल मानते हैं। पूरा इलाका शौक में डूब जाता है, लोग सड़कों पर उतर आते हैं और रहमान डकैत को शहीद घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इसी शौक के बीच उज़ैर खामोशी से आगे बढ़ता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि सत्ता अब खाली है और उसे भरने वाला सिर्फ वही है। रहमान की मौत के बाद पीपल्स आमन कमेटी की कमान उज़ैर के हाथों में आ जाती है, और 2009 से 2014 तक का दौर ऐसा होता है जब ल्यारी पर एक पैरेलल सरकार चलती है। स्कूल बनते हैं, अस्पताल खुलते हैं, गरीबों
की मदद होती है, लेकिन इसके पीछे की कीमत होती है एक्सटॉर्शन, ड्रग्स, किडनैपिंग और टारगेट किलिंग। उजैर का सीधा गठजोड़ राजनीति से भी होता है, पीपल्स पार्टी के साथ, चुनावों में वोट बैंक के बदले सुरक्षा, और इसी वजह से वो लंबे वक्त तक कानून की पकड़ से बाहर रहा। उसी दौरान उसके आलीशान घर की तस्वीरें सामने आती है, 4 मंजिला मकान, अंदर स्विमिंग पूल, जबकि पूरा इलाका पानी के लिए तरस रहा होता है। और जब एक इंटरव्यू में उससे उसकी कमाई का जरिया पूछा जाता है तो वो मुस्कुराकर खुद को एक ट्रांसपोर्टर बता देता है। लेकिन 2012 में हालात बदलने लगते हैं, राजनीति उससे दूरी बना लेती है, और इसी दौरान उजैर एक ऐसा कदम उठा लेता है जो उसके पतन की शुरुआत बन जाता है, पीपल्स पार्टी के नेता मलिक मोहम्मद खान की हत्या। इसके बाद पूरा राज्य हरकत में आ जाता है, लियारी ऑपरेशन शुरू होता है, पुलिस और रेंजर्स छापेमारी करने लगते हैं, लेकिन उजैर देश छोड़कर भाग जाता है। और फिर आता है वो अपराध जिसने उजैर बलोच के नाम को हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर दिया। मार्च 2013, अरशद पप्पू, वही आदमी जिसने उजैर के पिता की हत्या करवाई थी, DHA से लौटते वक्त उसे अगवा कर लिया जाता है, उसके भाई और एक साथी के साथ। उन्हें लियारी लाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, और फिर बेरहमी से उसका सिर काट दिया जाता है। लाशों को नंगा करके गधे पे लाद कर सड़कों पर घुमाया जाता है। हजारों लोग इस मंजर को देखते हैं और कोई कुछ नहीं करता। और फिर वो मंजर आता है जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया, अरशद पप्पू का कटा हुआ सिर, जिसे उजैर और उसका एक साथी फुटबॉल खेलने लगते हैं, और उजैर बस इतना कहता है कि ये कर्म है, जो किया था वही लौट कर आया। इसके बाद उजैर पूरी तरीके से भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है, 50 से ज्यादा केस, रेड वारंट, 20 लाख का इनामी। उसके बाद वो कई देशों में भागता है, ईरान, दुबई, ओमान, ईरानी पासपोर्ट और ऐशो आराम की जिंदगी। लेकिन 29 दिसंबर 2015 को दुबई एयरपोर्ट पर इंटरपोल उसे गिरफ्तार कर लेता है। उसके बाद उसे पाकिस्तान लाया जाता है, रेंजर्स की कस्टडी में। उससे पूछताछ की जाती है, बहुत सारे कबूलनामे वो करता है, और आखिरकार 2020 में मिलिट्री कोर्ट द्वारा 12 साल की सजा उसे दी जाती है, ईरान के लिए जासूसी के आरोप में। कई मामलों में वो बरी भी हो जाता है, यहाँ तक कि 2025 में हथियारों के केस में तक भी। लेकिन मिलिट्री सेंटेंस आज भी उसे जेल में रखे हुए है। आज लियारी पहले से ज्यादा शांत है, लेकिन उसकी दीवारें आज भी खून की कहानियां फुसफुसाती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना, और हमारा ये चैनल नया है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके सपोर्ट जरूर करना।